क्या आप भी परेशान हैं कि कैसे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन सोल्व करें? क्योंकि अगर हम आईसीआर एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं, जब से एनटीए ने ये कमान संभाली आईसीआर के एग्जाम कंडक्ट करवाने की, तब से असर्शन और रीजन ऐसे क्वेश्चन हो गए हैं जो रैंक लाने में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। और मैं वेलकम करना चाहूंगा सुधीर सर का, जो कि एक्सपर्ट है असर्शन और रीजन को सोल्व करने में, लेकिन समझकर नहीं, तुक्का लगाकर। तो आज इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा आप किस प्रकार से तुक्का लगा सकते हो। जी हाँ, ये प्रूव्ड स्ट्रेटजी है इनकी, जिससे इन्होंने आईआरआई में सिलेक्शन ले लिया, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पर उससे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए जब आप असर्शन और रीजन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। और ये सभी, चाहे जेआरएफ की आप तैयारी कर रहे हो, एसआरएफ की तैयारी कर रहे हो या एसआर नेट की, क्योंकि एसआरबी ने भी क्या किया, एनटीए से सीख लिया कि भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन सही करके तो बच्चे 90% से ज्यादा भी एनटीए जो नेट का हमारा एग्जामिनेशन है उसके अंदर बना रहे हैं। इसलिए आजकल हमारा जो नेट का एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर भी हमारे असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल जो करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सब कुछ जो है आने लगे। तो सर स्टार्ट कीजिए। शुरुआत करते हैं। देखो गाइस, अगर आईसीआर में अच्छी रैंक लेनी है तो असर्शन रीजन क्वेश्चंस को अच्छे से करना होगा। और जब भी असर्शन रीजन क्वेश्चंस आते हैं बच्चे थोड़े से डरते हैं, तो एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी जो कि प्रूवन, जैसे सर ने बोला कि देखो हर एक चीज का पैटर्न होता है और हमें अगर पैटर्न समझना है, आप समझो कि आज इस समय आपको असर्शन रीजन का कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि आईसीआर एग्जाम्स में तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ असर्शन रीजन के आने हैं। तो आप उनको अभी जीरो नॉलेज पे हो तो भी कैसे सोल्व करोगे, इस बारे में थ्रू एग्जांपल्स की एक परफेक्ट एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू हम आपको बताएंगे। और फिर आप लोग भी एक बोनस स्ट्रेटेजी भी है लास्ट में कि अगर वो आपने कर दिया तो अभी आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे असर्शन रीजन के द्वारा। शुरू करते हैं सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है असर्शन रीजन क्वेश्चन को देख के। और घबराना इसलिए नहीं है कि देखो पहला स्टेप है, आपको ये नहीं देखना कि भाई असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है, पहले ये सब कुछ नहीं करना। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन के जैसे उस क्वेश्चन को सर आपको सबसे पहले पढ़ना है और ये देखना है कि वो असर्शन को आप एज एन ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट लो। आप ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये सही है या गलत है, उसको एज एन ट्रू फॉल्स लो सर। हाँ, और मैं सबसे पहले तो बता ही दूं कि ये क्वेश्चन क्यों बनाए जाते हैं। देखो, अगर हम आज बात करते हैं जो साइंस की, अगर बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो आज फैक्ट बेसिस पे जो है हमारी एग्जाम जा रही है। क्योंकि अगर आप जेआरएफ एसआरएफ में एडमिशन लोगे तो आप कल को साइंटिस्ट बनने के लिए जा रहे हो, मतलब, और उसमें रीजनिंग हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। केवल आप फैक्ट्स याद करके अगर सिलेक्शन ले रहे हो तो फिर वो जो हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए वो चेक करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन इसलिए डाले जाते हैं कि क्या आपने किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर किया है या फिर आपने डायरेक्टली एक बुक पढ़ के, जैसे हुआ क्या, मैं एग्जांपल देता हूँ, आईसीआर जेआरएफ 2020 की बात है सर। उस टाइम पे सोइल साइंस की मैं बात बता रहा हूँ, सबने ISSS पढ़ी। कुछ बच्चे थे जिन्होंने लास्ट में 3 महीने तैयारी करी और सोइल साइंस ट्रेटाइज पढ़ ली। और उस टाइम पे बाई लक क्या हुआ, 90% जो क्वेश्चन थे वो सोइल साइंस ट्रेटाइज बुक से आ गए। जिससे क्या हुआ कि जो ट्रेटाइज पढ़ के गया वो ज्यादा बोनस ले गया किनके कंपैरिजन में, जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, कंसेप्ट को अच्छे से समझा था। लेकिन अभी आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, आजकल असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया, सबसे पहले आप उसको ये चेक कीजिए, असर्शन को और रीजन को, दोनों को आपको पढ़ना है। आप ये दिमाग में मत लाइए कि ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है जस्ट एज ए स्टेटमेंट। हमें पहले नहीं आते थे क्या बचपन में, ट्रू फॉल्स, वही तो है भाई, ट्रू है या नहीं है, हमें ये जज करना है। तो सबसे पहले जो आपको चीज आइडेंटिफाई करनी है, क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये पता लगाना है। सिर्फ इतना ही आपको दिमाग लगाना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आपका है कि आपको जो रीजन है, पहले आपने देख लिया असर्शन ट्रू या फॉल्स, आप उस पर टिक लगा दीजिए कि भैया अगर असर्शन सही है तो मैंने नॉर्मल सा टिक लगा दिया, ऐसा अगर गलत है तो मैंने ऐसा टिक लगा दिया। अब दूसरी बात ये देखो, आपको ये नहीं देखना कि क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, यहां बच्चे गलती करते हैं। आपको पहले ये देखना है क्या वो रीजन अपने आप में सही स्टेटमेंट है, इसको भी ऐसे ट्रू फॉल्स लो कि या तो ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अपन आगे एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, लेकिन आप एज एन स्टेटमेंट ले लिया उसको। अब आपको समझो बता दिए कि रोहितास सर, असर्शन आपको दे दिया, रोहितास सर अच्छा एग्रोनॉमी पढ़ाते हैं। अब आप रीजन में आप ये देखो कि भाई रोहितास सर एग्रोनॉमी में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सॉल्व करवाते हैं, इसलिए वो एक अच्छे टीचर हैं। इस तरीके से आप देखो, पहले आपने एक एक स्टेटमेंट देख लिया, अब वो स्टेटमेंट सही है, उसके बाद में अपन थर्ड स्टेप पे आएंगे जो कि है सर थर्ड स्टेटमेंट। अब आपको देखना है कि सच में क्या ये रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। और उसमें कभी कभी क्या होता है, दोनों ऑप्शंस आपको सही मिलते हैं, ट्रू, असर्शन इज ट्रू, आर इज ट्रू,
बट कभी कभी वो रीजन सही एक्सप्लेन नहीं करता है, बोल देगा कि नॉर्मल बात चल रही है, वो कहीं और कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेगा। तो वो भी आपको देखना है, वो भी हम दिखाएंगे एग्जांपल्स के साथ भी। सर मुझे लगता है एग्जांपल्स के साथ बच्चे और अच्छा कनेक्ट भी करेंगे आई गेस। तो अपन एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एक उससे पहले एक स्ट्रेटेजी, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है कि आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे, और अच्छे अच्छे असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये और अच्छे से निकल के आएगी स्ट्रेटेजी। तो देखो पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। सर पहला क्वेश्चन है, प्लांट्स टर्न ग्रीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपने सबसे पहले क्या किया, पहले तो आपने ये देखा कि क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है कि हाँ भाई प्लांट्स ग्रीन हो जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। सर ये पहला स्टेटमेंट अपन ने देखा और अपन ने देखा कि हाँ ये ट्रू है। ये तो वेल नोन स्टेटमेंट है। हमने मतलब बेसिकली हमें केवल ये देखना है कि ये सही है या गलत है, केवल इतना ही सोचना है। जब हमें ये पता चल जाए सही है या गलत है, देखो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। असर्शन रीजन की एक खास बात और है, अगर असर्शन अगर आपका फॉल्स है तो इसका मतलब है आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ ऑप्शन ही होता है असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। इसके अंदर चार ऑप्शन है, पहले चार ऑप्शन को समझो। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है? फर्स्ट ऑप्शन बोलता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, चलो दोनों सही है। एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब जो रीजन दिया गया है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहला हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा जो इसमें हमारा ऑप्शन आता है वो आता है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, मतलब ए ट्रू है और रीजन फॉल्स है। रीजन फॉल्स है मतलब पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स है। जो फोर्थ हमारा ऑप्शन आता है वो आता है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ठीक है। तो अगर ए फॉल्स है इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, रीजन को पढ़ना ही नहीं है आपको। रियलिटी तो यही है, क्योंकि अगर ए ही फॉल्स है वहां पे ये ऑप्शन नहीं आता। देखो स्टेटमेंट टाइप वालों में तो हमारे क्या आता है, बहुत स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो वहां पे तो हमें क्रॉस चेक करना होता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है। बट यहाँ पे अगर ए इज फॉल्स ऑलरेडी आपको पता है कि जो असर्शन दिया है वो ही इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब कंफर्म होगा कि एग्जामिनर ने रीजन करेक्ट दिया होगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बनता। अगर रीजन भी उसने फास्ट दे दिया तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, ऐसा ऑप्शन ही नहीं आता इसके अंदर। तो अगर आपको पहले ही पता लग गया कि असर्शन अगर फॉल्स है तो आपका क्वेश्चन डायरेक्टली ही सोल्व हो गया, ठीक है। दोनों में से एक भी फॉल्स है, अगर ये चीज आपको पता लग जाती है तो वही उसका आंसर होगा। बात तब आती है जब दोनों करेक्ट हो, तो वहां पे आइडेंटिफाई अपन को करना ज्यादा टफ हो जाता है कि क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर खासकर आपको कंफ्यूज कराने के लिए क्या देगा, कुछ ऐसा रीजन देता है जो कि आपको लगेगा कि यार ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बट वो मे भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम रीजन समझेंगे कि प्लांट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट इन देयर लीफ, मतलब ये रीजन किसके लिए दे रहा है? ये इसके लिए दे रहा है कि ग्रीन क्यों हो रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट मतलब असर्शन जो था वो क्या बोल रहा है कि प्लांट टर्न ग्रीन, तो इस बात के लिए बोल रहा है वो कि प्लांट जो है वो ग्रीन क्यों होता है। तो रीजन क्या है यहाँ पे कि प्लांट हैव क्लोरोफिल, तो हम सब जानते हैं कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसीलिए तो वो ग्रीन होता है। अगर इसी की जगह वहां पे वो रीजन दे देता कि प्लांट हैव जेंथोफिल पिगमेंट इन देयर लीफ, तो अब क्या हो गया, जेंथोफिल भी पिगमेंट है हमारे पास, या फिर कैरोटिनॉइड दे दिया, तो कैरोटिनॉइड भी क्या है, पिगमेंट है। लेकिन क्या वो ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है क्या? नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए भी करेक्ट है, प्लांट के अंदर जेंथोफिल तो होता है हमें पता है, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वहां पे आंसर हो जाता कि बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट इसका आंसर क्या होगा कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यस, क्लियर? और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, दैट इज व्हाई आपने रोहिता सर ने एग्जैक्टली समझाया। अब अपन नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेम एग्जांपल इसलिए लेके चल रहे हैं कि आपको सारे ऑप्शंस प्रैक्टिस हो जाएं। सेकंड आपके पास है प्लांट्स टर्न्स ग्रीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये आपने देखा कि असर्शन ट्रू है। अब अपन रीजन की तरफ चलते हैं, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अपना सेकंड स्टेप क्या था कि आपको रीजन देखना है कि वो करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। तो आपने देखा कि रीजन बात तो सही कह रहा है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन क्या वो इसके बाद बारे में बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो अपनी अलग ही कहानी गा रहा है, अपनी इस पर्टिकुलर चीज को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, इसके पीछे जो लॉजिक है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाई इस केस में क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन जो होता है वो आपका इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सही होगा, जो कि आप देख सकते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप जस्ट जो भी आपका सेशन हो ना उसके आगे आप ये लगा देना बिकॉज होता है ना। जैसे मान लो प्लांट टर्न ग्रीन,
बिकॉज लगा दो बस इसके आगे, जो फैक्ट हो गया ना हमारा, उस फैक्ट के आगे जैसे हम बिकॉज लिखेंगे तो हमें आगे की चीज क्लियर हो जाएगी। बैक ऑफ द माइंड हमें यह भी पता लगेगा कि प्लांट टर्न ग्रीन, ग्रीन क्यों होता है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस होता है, ये तो कोई रीजन ही नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया हमारा रीजन ऑटोमेटिक क्या हो गया हमारा कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पहले ऑप्शन में आपने देखा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकंड में देखा कि आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब अपन देखेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अपन ने पहला स्टेप क्या था अपना कि ये देखना है ट्रू है या फॉल्स है। तो आपने देख लिया भैया ये तो गलत कह रहा है, प्लांट पिंक हो जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, राजस्थान रॉयल की जर्सी तो नहीं है ये, प्लांट्स है तो प्लांट्स तो ग्रीन ही होंगे। तो सनलाइट, ये ऑप्शन आपका असर्शन है गलत। सेकंड आते हैं प्लांट्स हैव क्लोरोफिल पिगमेंट्स इन देयर लीव्स। अब ये आर एक स्टेटमेंट वाइज तो ठीक है, तो अपन इसमें आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें से क्या होगा कि आपका असर्शन तो फॉल्स है बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये रीजन अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है बट असर्शन बिल्कुल ही गलत है। और रोहितास सर ने शुरुआत में बोला था कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हमेशा सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लांट्स टर्न ग्रीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आपका हो गया कि असर्शन आपने देखा कि भैया ये असर्शन तो ठीक है, सही बात कह रहा है हमारा जो ऑथर है, हमारा जो पेपर बनाने वाला, पहला स्टेटमेंट तो उसने सही बता दिया। सेकंड है प्लांट्स हैव ज़ेंथोफिल पिगमेंट्स इन देयर लीव्स। अब ज़ेंथोफिल पिगमेंट, जैसे सर ने बोला ज़ेंथोफिल पिगमेंट्स ग्रीन कलर तो नहीं देता, लेकिन अपने आप स्टेटमेंट एज एन रीजन तो सही है। तो असर्शन इज ट्रू, R is true, but R is not correct explanation of A. That is why यहां ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। That is why आपको ये ध्यान रखना होता है कि हाँ। जैसे सर ने बोला ना बिकॉज लगा दो, तो बिकॉज से अगर एक्सप्लेन हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो मतलब गलत है। जो इसके अंदर हमने एग्जांपल दिया उसमें जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा 2 बार आ गया। मतलब यहाँ पे जो हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए था कि जो रीजन है ना वो हमारा इनकरेक्ट होना चाहिए था, मतलब ए इज ट्रू हमारा थर्ड आंसर होना चाहिए था वैसे तो आइडियली, ठीक है। तो हम रीजन को कुछ ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है नाइट में, तो वो क्या हो गया रीजन हो गया, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ए इज ट्रू और इज आर इज फॉल्स डायरेक्टली हो जाएगा। तो जो मेन बात है जो हमारी हम बात कर रहे थे किस प्रकार से जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो हमें, और हम बोनस सजेशन की जो बात कर रहे थे और जो हमारा एक्सपीरियंस है, मतलब जो अब तक जितने भी हमने पेपर एनालिसिस किए हैं और उसके बेसिस पे और जो किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते थे ताकि हमारा भी वो आंसर करेक्ट होता था, उसके बेसिस पे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पहले शेयर करूंगा, फिर सुधीर सर वो आपको तुक्का वाला एक्सपीरियंस तो सर का है। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं खुद, हम हमारे जैसे कि जो 11 SRF का जो बैच है उनके लिए हम मॉक टेस्ट डिजाइन करते हैं, मैं खुद टेस्ट बनाता हूँ। तो ये चीज मैं पर्सनली फील कर सकता हूँ कि मेरा क्या माइंडसेट रहता है उस टाइम पे। मैं जब असर्शन बना देता हूँ ना, तो या तो मैं वहीं से बनाऊंगा जहां पे मेरा क्लियर है पहले कि इसका रीजन ये डालूंगा, ये पहले से बहुत क्लियर होता है। मतलब रीजन डालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, करेक्ट रीजन डालना जो है वो आसान है, लेकिन उसका इनकरेक्ट रीजन बनाना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। या तो हम क्या करेंगे वहां पे, या तो गलत ही स्टेटमेंट डाल देंगे बिल्कुल ही जो अलग होगा, मतलब ए इज ट्रू और इस आर इज फॉल्स वाला या तो होगा, वो तो अलग ही दिख जाएगा। लेकिन जो मेजर चीज है मैं बात कर रहा था, अगर मैं कहीं से असर्शन अगर उठा रहा हूं तो या तो उसका रीजन ऑलरेडी वहां पे होगा तभी मैं वो क्वेश्चन डिजाइन करूंगा। ये अपने आप में बड़ी बात है, चीज को समझना। मतलब अगर आप ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो मतलब जिसमें आपने मतलब कि ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या है, मतलब आपने कहीं पे टॉपिक में नहीं पढ़ा, क्योंकि असर्शन रीजन बनते कहां से। देखो कोई भी एग्जामिनर जो है पेपर कैसे बनाता है कि उसको कोई भी रेफरेंस बुक दी जाती है, फॉर एग्जांपल एग्रोनॉमी के लिए रेडी एंड रेडी दे दी, अब वो उस बुक को पढ़ रहा है, वहां पे उसको पूरी बुक दी जाती है जहां पे भी पेपर सेट करवाते हैं। अब वहां पे अगर रीजन दिया होगा तभी तो उसके दिमाग में आएगा ना कि मेरे को ये क्वेश्चन बनाना है। तो मोस्टली ये चांस होता है हमारा, मतलब हम ये मानते हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि ए इज ट्रू एंड आर इज आल्सो ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो यही होता है, क्या बोलते हो सर? हाँ बिल्कुल, अगर आपको ऑप्शन टिक करने हैं कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपने कभी नहीं सुना, फिर भी आप 100 में से 60 बार जो आपका असर्शन रीजन, आप खुद ही प्रैक्टिस करके देख लेना। 2021 से 22, 23 के 2 पेपर हुए थे और 24, 4-5 साल के पेपर उठा के देखोगे, आपके पास अगर 100 असर्शन रीजन आपने देखे होंगे ना, तो 60 में आपके पास ऑप्शन ए सही मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन जो सर ने बताया कि जब आप एग्जामिनर माइंडसेट से सोचो कि उसको अगर
रीजन इनकरेक्ट डालना है तो और ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, जो कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो बेसिक जहां से जिस टॉपिक से असर्शन उठा रहा है वहीं से रीजन उठाएगा और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। ज्यादा एफर्ट चाहिए, मतलब That उसमें is the बहुत basic। बहुत ज्यादा दिमाग हाँ। लगाना पड़ेगा, तब जाके वो क्वेश्चन वैसा बनता है। मतलब वो चीज आपकी पकड़ में आ जाएगी। मतलब ऐसा है कि वो रीजन अगर इनकरेक्ट डालने की कोशिश करेगा तो मोस्ट, अगर आपने कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो आप उसको पकड़ लोगे। बट जो मोस्टली जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन कहाँ चूज करना, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है टॉपिक का कोई भी कभी, क्योंकि 120 क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप सभी क्वेश्चन जो है आप जो पढ़ के जाओगे उसी में से आएगा, या फिर हम जैसे करवा रहे हैं हमारा सिलेबस तो हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं कि कंप्लीटली वहीं से, कहीं ना कहीं बाहर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आ जाता है ना। तो उस केस में मैं बता रहा हूँ कि अगर बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है तब आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। सर मुझे पर्सनली असर्शन और रीजंस का लगता है कि ये फुल टॉस है बच्चों के लिए, ऐसी फुल टॉस है कि अगर बच्चा चाहे तो इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है, क्योंकि असर्शन रीजंस थोड़े से प्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन देखोगे जिसमें 4 ऑप्शंस हैं, उसमें आपने पढ़ा है तो आएगा, नहीं पढ़ा है तो कभी कभी नहीं आएगा। लेकिन असर्शन रीजंस में कभी कभी कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो वो कॉमन सेंस जरूरी है आपको उस समय लगाना। और वही स्ट्रेटेजी, बोनस स्ट्रेटेजी यही है कि कॉमन सेंस है, अगर आपके पास ऑप्शन, आप मेजरली ऑप्शन ए सही कर सकते हो तो वो बेस्ट है, और उसमें आपको ज्यादा चांसेस हैं कि आपको नेगेटिव नहीं होंगे। और मैंने डिस्क्लेमर पहले ही लिख दिया है, लोग वीडियो के पहले लगाते हैं डिस्क्लेमर, मैं लास्ट में लगा रहा हूँ। IRI वाला इस बात की कोई गारंटी नहीं लेता है कल को आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करके आ जाओ और बोलो कि सर आपने बताया था। क्वेश्चन सोल्व पढ़ने से ही होते हैं बेटा। हम तो उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो तुक्के के भरोसे बैठे हैं, हम बैठे हैं भगवान के भरोसे, उन लोगों के लिए ये बात। और जो वास्तव में आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो कोशिश करो असर्शन रीजन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको रैंक दिलाएंगे। सिलेक्शन दिलाने के लिए तो आपको वो क्वेश्चन भी दिला देंगे जो आप नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व करोगे, पर रैंक लेनी है आपको, अगर IRI में सिलेक्शन लेना है तो बेटा असर्शन रीजन को आप छोड़कर IRI नहीं पहुंच सकते। ये जो भी हमने बातें बताई है वो हमारा एक्सपीरियंस था, हो सकता है ये आपकी हेल्प कर सकता है। हमने कोशिश किया कि मेनली बच्चों में फियर ये होता है कि सर इतना डरते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। हाँ, मतलब इसी डर से कि गलत हो जाएगा। भाई गलत तो होगा ही अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे। अगर गलत नहीं होता तो 480 में रिस्क से तो हमेशा ही 480 तो होती आते हैं ना है, लोगों और के। रिस्क तो हमेशा ही होता है। मतलब ऐसा थोड़ी है गलत तो वो नहीं होगा। सबसे अच्छी तैयारी मैं बताऊं कौन सा क्वेश्चन गलत नहीं होता है, न्यूमेरिकल करो अच्छे से। मोस्टली जैसे एग्रोनॉमी सोइल के अंदर आते हैं ना, तो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करो, गारंटी है अगर सही होगा तो पूरा 4 नंबर देखे जाएगा वहां पे। 100% गारंटी, 100% गारंटी केवल मैथ में होती है, एग्रीकल्चर में कोई गारंटी होती नहीं है। कई बार क्या होता है, हमने कोई कहीं से एक बुक से पढ़ लिया, अगले एग्जामिनर ने अगर दूसरी बुक से वो उठाया है, क्योंकि वेरिएबिलिटी तो होगी यार, सीड रेट में भी वेरिएबिलिटी, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का नाम ही वेरिएबिलिटी है, क्योंकि कंप्लीटली जो है डिपेंड किस पे करता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इतने फैक्टर्स है, लगभग 54 जो फैक्टर्स है वो हमारी एग्रीकल्चर की क्रॉप को अगर अफेक्ट करते हैं तो वेरिएबिलिटी तो आएगी फॉर श्योर। तो हमारी डेटा में भी वेरिएबिलिटी होती है। तो अगर एग्जामिनर किसी दूसरी बुक से प्रेफर कर लिया और हम किसी दूसरी बुक से अगर प्रेफर करते हैं तो कई बार हमारा जो आंसर गलत भी हो जाता है, और उसको एग्जामिनर ने अगर बोल दिया तो वो ही ठीक माना जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई होप कि असर्शन रीजंस का थोड़ा सा डर कम हुआ होगा और आपको आने वाले एग्जाम्स में थोड़ी सी बेटर स्ट्रेटेजी मिलेगी कि आप किस हिसाब से, पहले आप वापस स्ट्रेटेजी स्टेप 1, स्टेप 2, फिर स्टेप 3, स्टेप 4 सारा कुछ करके आप इस चीज को बेस्ट बना सकते हैं। एडिशनली मैं और सर ऐड करना चाहूंगा, जैसे एक तो मैं बात करूंगा, जैसे हमने सेशन और रीजन की तो बात कर ली, देखो और क्वेश्चंस को जैसे आप कैसे टाइम बचा सकते हो वहां पे। देखो टाइम का बहुत बड़ा खेल है, 120 मिनट मिलते हैं आपको, और 120 ही क्या करने हैं आपको, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मतलब इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन, एक जो आपका क्वेश्चन है वो केवल 1 मिनट ही लेगा। कई क्वेश्चन होते हैं जो आपके 3 से 4 मिनट ले लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को हमें अपना दिमाग लगा के 15 से 20 सेकंड में भी सोल्व करना होता है। 15 से 20 सेकंड में कौन से क्वेश्चन होते हैं ये मेनली होंगे, एक तो मैच द फॉलोइंग वाले। मैच द फॉलोइंग के जब भी आप सोल्व करो ना मैच द फॉलोइंग, तो हमेशा ट्राई करो जब आप तुरंत मैच कर रहे हो तो नीचे आप जो हमारे 4 ऑप्शन होते हैं ना उनमें तुरंत मैच करते रहो। जो जिसमें आप 100% श्योर हो ना, पहले उसमें मैच करो, सबसे पहले उसको मैच करो। जैसे ही उसको मैच करोगे, आपको लग रहा है आपका आंसर आ रहा है, तुरंत उस आंसर को करेक्ट करके आगे बढ़ो। और जब आप करेक्ट कर रहे हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लो। जैसे मान लो ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, तो उसमें केवल एक ही ऑप्शन है 4 में से जिसमें बी का थर्ड है, तो ये चूज किया ना, तो तुरंत ए का सेकंड होगा या नहीं होगा एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। तुरंत क्रॉस चेक किया, आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है। दूसरा, एक क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट टाइप वाले की तो हम बात होगी, वो तो सेशन रीजन की तरह हो जाएगा। तीसरा, एक क्वेश्चन और आता है हमारा जिसमें हमारा कुछ भी एक ऑप्शन दे दिया और उसमें 3-4 ऑप्शन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर ले कि कौन सा जो मेथड है हमारा जो वीड मैनेजमेंट का, वो कल्चरल मेथड है, उसके अंदर बहुत सारे नाम आ गए। जैसे कि हमारी हो गई कि सीड सोविंग, मतलब सोविंग ऑफ क्रॉप्स हो गया, हैंड वीडिंग हो गया, हैंड वीडिंग हो गया,
स्टेल सीड बेड एक मेथड हो गया हमारा, स्टेल सीड बेड हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो ऐसे में हमें ऐसा ऑप्शन देखना है, तुरंत आपने देख लिया तो सबसे पहले वो निकालो कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। कोई भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, सबसे पहले एलिमिनेट करो। अगर आपके पास 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन है ना, तो सबसे पहले एलिमिनेट करो वहां पे दिमाग में तुरंत कि यार फोर्थ तो होगा ही नहीं, सेकंड तो होगा ही नहीं। फिर हमारे पास लास्ट में केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, तो उन 2 ऑप्शन से ट्राई करो कि कौन सा सही होगा, उसको आप फिर सोचने की कोशिश करो। ठीक है, एक और तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप कभी भी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन मत देखो, पहले दिमाग में उसका आंसर सोच लो। अगर क्वेश्चन देखते ही आपने ऑप्शन देख लिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो सकता है कोई वैल्यू हो 36 आपको याद हो, अगर आपने 63 देख लिया, ये हमारे माइंड की टेंडेंसी है क्योंकि वहां पे आप प्रेशर में होंगे एग्जाम में, तो हो सकता है 36 आपको फिर 63 दिखने लग जाए, यार मैंने तो 63 याद किया था, कुछ भी हो सकता है वहां पे। तो ट्राई करो आप पहले अपने दिमाग के अंदर जो है तुरंत आप सोच लो यार ये ऑप्शन होगा, उसके बाद में आप ऑप्शन देखो। ओके, सो उम्मीद है लास्ट में जो बोनस सजेशन और उसमें मैंने जो और भी किसी टाइप की क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो डिस्कस किया। तो सर और कुछ आप? ऑलराइट, बाकी आप जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में हाँ। जो रेगुलर फेस करते हो ना, प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो आपको एज एन बेटर एस्पिरेंट बना सकती है, वो आप अपनी क्यूरीज ये अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम लोग उन चीजों पे भी वीडियोस ला सकें, आप लोगों की हेल्प कर सकें। और एट लास्ट आपको ये माइंड में रखना है कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, और उस चीजों पे आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस, आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, तरीका भी तो होना चाहिए, तरीका आपने देख लिया, अब और इन चीजों के लिए क्या जरूरत है, वो रिवीजन। रिवीजन के लिए भी एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी होगी जो हम आपको शेयर करेंगे अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बाकी और भी अगर आपके पास कुछ है सर, लाइक हाँ, और लास्ट में जैसे क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा सोल्व करो, मैं ये बोलना चाहूंगा टेलीग्राम पे हमारा जो IRI वाला जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। डेली के 10 क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर। कौन कौन सी सब्जेक्ट में सर, कौन कौन सी सब्जेक्ट में मिल रहे हैं? एक तो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट साइंस, आपके पास हॉर्टिकल्चर और सोशल साइंस, 5 सब्जेक्ट्स में आपके पास है। और एंटोमोलॉजी के भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेंगे इसके अंदर। और देखते रहिए IRI वाला, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जूनियर्स के लिए कुछ वो बातें हम शेयर कर सके जो कि उनके कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में काम आने वाली है। सो विद दिस, बाय। साइनिंग ऑफ, रोहितास दूधवाल विद रोहित सुधीर चौधरी। रोहितास दूधवाल विद रोहित